हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पिंकी। वेलकम टू लॉजिकल थिंकिंग। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको हिंदी के भी कुछ टॉपिक कराऊंगी, जो कि मैं आपको नोट्स की फॉर्म में कराऊंगी। मेरे नोट्स हैंड रिटन हैं। कोशिश करना कि आप इसको बहुत अच्छे से समझ लो। मैं खुद भी आपको इन नोट्स को पहले अच्छे से कराऊंगी, उसके बाद जैसे ही आप मेरे पढ़ाने के बाद एक बार खुद से ट्राई करके देखना और फिर उसके ऊपर आप क्वेश्चन लगाना, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। ये जो मैं हिंदी के टॉपिक करा रही हूँ, ये आपके पीआरटी के लिए भी अच्छे हैं, टीजीटी के लिए भी अच्छे हैं और पीजीटी के लिए। और भी अगर किसी एग्ज़ाम में भी करोगे ना आप, तो भी इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, ये मैं बिल्कुल श्योर के साथ कह सकती हूँ। हिंदी का तो इतना अच्छा कंटेंट है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वर्ण। हमें अगर किसी भी मतलब कि हिंदी का कोई भी टॉपिक करना है तो सबसे पहले हमें स्टार्टिंग वर्ण से करनी होगी। वर्ण के बाद ही हम संधि समास या फिर समास विग्रह जो होते हैं उनको कर पाएंगे। अगर लेकिन हमने वर्ण नहीं किया ना, तो हम उनमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। जैसे हम छोटी क्लासों में जब बच्चा जाता है तो सबसे पहले हम उसको क्या सिखाते हैं? अल्फ़ाबेट्स सिखाते हैं। अल्फ़ाबेट्स में ए बी सी डी ऐसे सिखाते हैं। फिर उसके बाद अगर हम हिंदी में सिखाने लगते हैं तो हमें ए आ ई, तो वही क्या है? हमारी वर्णमाला है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना वर्णमाला का टॉपिक। ओके, ठीक है। देखो, वर्ण और माला, वर्ण से ही क्लियर है कि भाई वर्ण का क्या मतलब हो गया। एक बेस, स्टार्टिंग का जो कहते हैं ना, स्टार्ट जहाँ से स्टार्ट करते हैं। बच्चे को भी हम पढ़ाते हैं तो पहले हम उसको हम बोलते हैं बेटा ए फॉर क्या होता है? एप्पल। वैसे ही वर्ण मतलब स्टार्टिंग कहाँ से होती है? वर्ण से होती है। हिंदी ए आ ई उ ऐसे, ठीक है, ऐसे स्टार्टिंग होती है। तो देखो, मेरी हर एक लाइन में क्वेश्चन है, ठीक है, स्किप मत करना कोई भी लाइन। अगर कोई लाइन वैसे ही एक्स्ट्रा लिख रखी होगी तो मैं खुद बता दूंगी आपको कि भाई इसको स्किप कर देना, लेकिन आप कोशिश करना कि आप उस लाइन पे ध्यान दो, ठीक है, जो लिख रखी है उसको एक बार पढ़ना जरूर है कि उससे क्वेश्चन बनेगा या नहीं बनेगा। हमारी फर्स्ट लाइन है, वर्णों के व्यवस्थित या क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। देखो, व्यवस्थित का मतलब क्या होता है और क्रम का मतलब क्या होता है? व्यवस्थित मतलब एक सीक्वेंस है उसकी, कंटिन्यू है। ऐसा नहीं है कि ए के बाद ऊ आ गया, ऐसा नहीं है। ए के बाद क्या आएगा? आ के बाद ई के बाद ई, छोटी बड़ी ऐसी, मतलब एक सीक्वेंस है। ठीक है, अब सबसे पहले यही आ जाएगा, वर्णों के व्यवस्थित या क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन बन गया, वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में 52 वर्णों का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ से भी क्वेश्चन आ गया ना कि हिंदी वर्णमाला में कितने वर्णों का प्रयोग किया जाता है? 52। कितने वर्ण हैं? 52। ठीक है, ये याद रखना आपको। अभी मैं करा रही हूँ, इसके साथ समझो, उसके बाद जब मैं करा दूँ इसको, उसके बाद खुद भी पढ़ के देखना, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा इससे। ठीक है, हिंदी में 52 वर्णों का प्रयोग किया गया है। कितने वर्ण हैं हिंदी में? 52। अब देखो, नीचे भी लिखा हुआ है कि जबकि संस्कृत वर्णमाला में 64 है। ठीक है, संस्कृत में भी अगर हमसे पूछ ले बाय द वे, तो भी कितने हैं? 64। और हिंदी में कितने? 52। ठीक है, उसके बाद आ जाओ, वर्ण, ध्वनि और अक्षर, ये इसी के है। वर्ण को वर्ण का जो व्यवस्थित करण है उसको वर्ण हो गया। ध्वनि जो जैसे ए है, ए, इसको जो साउंड निकल रही इसके ए, तो ये क्या है? ध्वनि है। अक्षर क्या हो गया? जो बना रखा है ना हमने इसका सिंबल, सॉरी मैंने कुछ ज़्यादा ही स्टाइलिश बना दिया, ये बनेगा ऐसे। ये क्या है? एक अक्षर। ठीक है, ओके भाई। अब देखो क्या है, जिनके टुकड़े ना हो उसे वर्ण या ध्वनि कहते हैं, नहीं तोड़ सकते। अब ए है या फिर आ है, इसको और क्या तोड़ोगे? ये तो अपने आप में ही कंप्लीट है ना, ये नहीं टूटेगा, तो इसको क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। और जिनके टुकड़े ना हो उसके, उसे क्या कहते हैं? वर्ण। जिसे नष्ट नहीं किया जाता। अब इसको नष्ट और मतलब टुकड़ा नहीं हो तो ख़त्म भी नहीं कर सकते ना हम इसको, तो ये इसे क्या कहते हैं? वर्ण। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नोट डाल के लिख रखा है मैंने बहुत क्लियर कि देखो, वर्णों के मौखिक रूप को अक्षर कहते हैं। अब ये दोनों लाइन आपको यकीन नहीं होएगा, एग्जाम में भर भर के पूछी जाती है। ठीक है, वर्णों के मौखिक रूप को अक्षर कहते हैं। ये तीनों वर्ड पे ध्यान देना, मौखिक, वर्ण और अक्षर। ठीक है, वर्णों के मौखिक रूप को अक्षर कहते हैं। ठीक है, और नीचे क्या लिख रखा है? ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है?
अब इसमें पूछेगा वर्ण के मौखिक रूप को क्या कहते हैं, तो आपका क्या आंसर होगा, अक्षर। और ध्वनि का अगर पूछ ले, ध्वनि का लिखित, वर्ण का क्या है मौखिक और ध्वनि का क्या है लिखित रूप को क्या कहते हैं, वर्ण। आई होप आपको दोनों लाइनें अच्छे से क्लियर हुई होगी, लेकिन आप जैसे आप इसको पढ़ोगे ना खुद से भी और पूरे कॉन्सेंट्रेट करके जब लगोगे तो आपको और भी अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, अब देखो भाषा या वाक्य की लघुत्तम इकाई, लघुत्तम मतलब होता है छोटी, ठीक है, छोटी। भाषा की सबसे छोटी इकाई, अगर आपको ऑप्शन दे रखे हैं, फर्स्ट ऑप्शन दे रखो मान लो ध्वनि, सेकंड वर्ण और थर्ड अक्षर और फोर्थ आपको क्या दे रखा हो, शब्द, तो आप कौन सा लगाओगे। अगर आपके ऑप्शन में ध्वनि है तो आप ध्वनि ही लगाओगे, वरना आपका ऑप्शन गलत, आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, ध्वनि सबसे पहले प्रायोरिटी किसी को देनी है, ध्वनि को। उसके बाद अगर आपके ऑप्शन में ध्वनि नहीं है तो आप किसको दोगे, वर्ण को। वर्ण भी नहीं है तो अक्षर को। ठीक है, उसके बाद ही शब्द आएगा। देखो साइड में मैंने लिख भी रखा है, सभी है, मतलब ये लघुत्तम इकाई है, बट अगर ध्वनि दे रखा है ऑप्शन में तो आप किसको लगाओगे, ध्वनि को। ठीक है, आई होप आपको थोड़ा समझ आया होगा। आप एक बार फिर से ट्राई करना आपसे खुद से भी, तो आपको आ जाएगा। मेरी राइटिंग समझ तो आ रही है ना, वैसे तो मैं अच्छे से करा रही हूँ, बट मेरी साइड से अच्छा है, आपको समझ आना ज़रूरी है। ठीक है, भाषा या वाक्य की सार्थक इकाई, मतलब सार्थक का मतलब है जिसका अर्थ निकले, मतलब जैसे मैंने वर्ण ही लिख दिया, वर्ण का अर्थ हो गया ना कि वर्णमाला में जो वर्ण होते हैं वो वर्ण कितने होते हैं, स्वर व्यंजन ये वाला। ठीक है, इसका अर्थ निकल रहा है ना, अर्थ निकल रहा है, अर्थात ये कुछ समझा रहा है हमें, तो ये क्या है, इसकी सार्थक इकाई। ठीक है, भाषा या वाक्य की सार्थक इकाई क्या है, शब्द। ठीक है, भाषा की वृत्तम या विशाल या सबसे बड़ी, क्या है, सबसे बड़ी। इसको सबसे बड़ी को विशाल भी बोलते हैं, वृत्तम भी बोलते हैं, वो क्या है, वाक्य। भाषा की इकाई का आरोही क्रम या अवरोही क्रम, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हो जाता है, ये स्टेट का भी बता रही हूँ, और जो एग्ज़ाम देते हैं ना, हम कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं, किसी भी को उठा लो, सब में ही होती है हिंदी, तो ऐसा तो है नहीं किसी में नहीं होती, सब में होती है हिंदी। और सब में जैसे वर्णमाला का कोई टॉपिक दे रखा है तो उसमें से यही क्वेश्चन निकलेंगे, और तो कहाँ से आएंगे। तो देखो भाषा का आरोही या अवरोही, आरोही में लिख रखे हैं मैंने ये, उसके बाद इसका उल्टा कर देंगे तो ये अवरोही हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगी, ध्वनि। यहाँ पे भी ध्वनि, और मैंने यहाँ पे भी क्या बताया था आपको कि अगर ऑप्शन में ध्वनि दे रखा हो लघुत्तम इकाई में तो भी आप ध्वनि पे जाओगे। ओके, ध्वनि, वर्ण, अक्षर, शब्दांश, शब्द, पद, पदबंध, वाक्यांश, उपवाक्य, वाक्य, अनुच्छेद है ये। ठीक है, अध्याय, पुस्तक, ग्रंथ। पुस्तक को किस रूप में लिख सकते हैं हम, पुस्तक भी हो सकती है, ग्रंथ भी हो सकती है, रचना भी हो सकती है और काव्य भी हो सकता है। ओके, ठीक है, आई होप सो आपको समझ आया होगा ये। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अभी तक हमने क्या किया था कि आरोही और अवरोही क्रम में हमने उसको लिख दिया था भाषा की इकाई को। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं वर्ण। वर्ण के कितने भेद होते हैं, वर्ण के हमारे पास 3 भेद होते हैं। फर्स्ट होता है स्वर, सेकंड होता है व्यंजन, ये थोड़ा ठीक नहीं रहा ना इसलिए लिख रही हूँ मैं। थर्ड क्या होता है, अयोग, वह। ठीक है, ये 3 होते हैं। किसके हैं ये, वर्ण के भेद, किसके हैं, वर्ण के। ओके, कितने भेद होते हैं वर्ण के, 3 भेद होते हैं। सबसे पहले आते हैं हम स्वर पे। ठीक है, स्वर वर्ण, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र, इसका मतलब है जो फ्री है, अर्थात जिनको किसी की सहायता की ज़रूरत नहीं है, जो मतलब अपने आप में ही कंप्लीट है, किसी और की उन्हें सहायता नहीं चाहिए। ठीक है, जिन वर्णों के उच्चारण में दूसरे वर्णों की सहायता न ली जाए, क्या है, न ली जाए। इन पे ध्यान देना, जिन वर्णों के उच्चारण में दूसरे वर्णों की सहायता न ली जाए वो तो क्या है, स्वर। ठीक है, स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं, 4 भेद। कितने होते हैं, 4। ये भी ध्यान रखना कि भेद पूछा है या संख्या पूछी है, छोटी छोटी मिस्टेक भी हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर देती है, हमारा एक आंसर ठीक होते होते गलत हो जाता है। स्वर वर्ण की कितनी संख्या है, 11। ओके,
अभी हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अब जो स्वर जो वर्ण हैं वो 11 है, वो कौन कौन से हैं? देखो, ए, आ, ई, उ, ऊ, ए, आई, ओ, औ, रे। ठीक है, ये कितने हो गए? 11। काउंट कर लो जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गए। 11। ये छोटा री है, ये गलती से बड़ा री लिख दिया, ये छोटा री है। ठीक है, ये वाला री होता है, ये छोटा होता है, और ये वाला री होता है, ये बड़ा होता है। ओके, अभी हम नीचे देखो क्या दे रखा है उसके नीचे। संस्कृत में स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है? 13। हमने हिंदी में कितनी पढ़ी है? 11। और अभी संस्कृत में कितनी होती है? 13। जो संस्कृत में 13 होते हैं, उसमें से 2 वर्ण कौन से होते हैं जो एक्स्ट्रा होते हैं? वो री होता है, बड़ा री और री। ठीक है, ल के नीचे री। ठीक है, री ये वाला होता है। उसके बाद देखो 9 स्वर किस में होते हैं? महेश्वरी के अनुसार। ठीक है, जिसको प्राकृतिक भाषा भी कहते हैं। 11 किस में होते हैं? पाली में। ये भी पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में। आपको मेरे कंटेंट में हर क्वेश्चन, हर एक लाइन में क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो कोशिश करनी है बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, 11 स्वर किस में होते हैं? ये तो हमने हिंदी में पढ़ ली। और 13 किस में होते हैं? संस्कृत में। ये दोनों तो हमें याद ही हो जाएंगे। अब इसके पास ये दोनों भी पूछ लिए जाते हैं। कभी कभी पाली का भी पूछ लिया जाता है, प्राकृतिक भाषा में भी स्वर की संख्या पूछ ली जाती है, तो ये दोनों याद रखना। अब देखो नेक्स्ट, स्वर के भेद। हमने स्वर के भेद कितने पढ़े थे? 4। ठीक है, स्वर के कितने भेद होते हैं? 4। चार में से फर्स्ट वाला क्या है? मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद। इसके भी भेद है, बहुत है, ये एक बार में नहीं आएगा, कंफ्यूज होंगे। लेकिन आप जैसे ही मेरे कराने के बाद खुद करोगे तो आपको फील होगा कि हाँ कुछ है, कुछ समझ आ रहा है। और उसके बाद क्वेश्चन लगाना। ठीक है, मैं भी कोशिश करूँगी कि इसके बाद क्वेश्चन दे पाऊँ, थोड़े बहुत तो, जितने भी बन पाएंगे मेरे से। लेकिन आप भी कोशिश करना कि इस पर क्वेश्चन लगा पाओ। 4 भेद है। फर्स्ट किसका है? मात्रा या उच्चारण के आधार पर। ठीक है, फिर उसके बाद है जीभ या जीवा के आधार पर। उसके बाद है ओष्ठ के आधार पर, ओष्ठ होठ के आधार पर। मुख आकृति, जो मुंह की आकृति बनती है ना, ऊ आ ई, ये वाली आकृति, उसके आधार पर। तो देखो भेद तो कितने हुए? 4। 1 2 3 और 4। ठीक है, और इनके भी क्या है? भेद है। थोड़ा कंफ्यूज तो करेगा, लेकिन आप बार बार करोगे तो आपको आ जाएगा। ठीक है, या तो नोट्स बना लेना। सबसे बेस्ट है कि आप नोट्स बना लेना इसको अपनी राइटिंग में। अगर नोट्स नहीं बना पाओ तो इसी को ही स्टार्टिंग का जो टाइम आता है, मैं जब पेज ओपन करती हूँ ये वाला, तो आप स्टार्टिंग में इसके स्क्रीनशॉट ले लेना और उसकी एक PDF बना के अपने फ़ोन में सेव कर लेना। ठीक है, अभी देखो कितने भेद है मात्रा या उच्चारण के आधार पर? 3 भेद है। 3 भेद में ह्रस्व, दीर्घ और पलुट। ठीक है, अब मैं इसको है ना साथ साथ करा दूँ ताकि इसके भी ध्यान रह जाए, मात्रा या उच्चारण के आधार पर। ठीक है, 3 भेद बताए हैं मैंने आपको, ह्रस्व, दीर्घ और पलुट। ठीक है, ह्रस्व का क्या है? ह्रस्व ये। ठीक है, ह्रस्व को देखो बोलने का भी हर तरीका अलग अलग है। इसको ये नहीं है कि आप एक ही ह्रस्व आ गया तो ह्रस्व आएगा, नहीं, इसको और भी तरीके से बोल सकते हैं। इसको एक मात्रिक स्वर भी बोल सकते हैं, लघु स्वर भी बोल सकते हैं और मूल स्वर भी बोल सकते हैं। ये वाला बहुत आता है कि मूल स्वर कौन सा है, इनमें से मूल स्वर कौन सा नहीं है। तो देखो ए, ई, उ, री। अब देखो एक चीज़ और बताऊँ, छोटी सी शॉर्टकट सी। जो मूल स्वर है, जो ह्रस्व है, उसमें हमेशा छोटे आएंगे। छोटी ई है, छोटा ए है ना, छोटा ए कह रही हूँ, ए है, ई है, ऊ है और ली है, ये तीनों ही छोटे। इससे बड़ा क्या आएगा? इससे ई और इसका बड़ा ऊ। ये मैं आपको बता रही हूँ कि उसको छोटा कैसे याद करना है। ठीक है, मूल, लघु, मूल और लघु। लघु मतलब छोटा होता है, मूल मतलब भी छोटा ही होता है। एक मात्रिक जिनकी एक ही मात्रा हो, इसमें कोई भी 2 मात्रा दिख रही है आपको? नहीं दिख रही, तो ये क्या है? एक मात्रिक। ठीक है, हो जाएंगे याद आपको? हो जाएंगे, एक बार में नहीं होंगे, दोबारा करोगे तो अच्छे से हो जाएंगे। अभी सिर्फ समझ लो। ठीक है, ये हो गए ह्रस्व। उसके बाद है दीर्घ। दीर्घ का भी भर भर के क्वेश्चन आता है कि इसमें से दीर्घ स्वर कौन सा है, या फिर आता है संयुक्त स्वर कौन कौन से है। ठीक है, मेरी शय के प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि तीनों ही स हमें किसी ने सिखाया नहीं, प्रोनाउंसिएशन इतनी अच्छी, तो हमें आज भी वही टंग को वही आदत हो गई है।
आप में से भी बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको तीनों से में डिफरेंस नहीं पता होगा। देखो, एक तो होता है ये वाला श, एक होता है ये और एक ये तीनों का जो उच्चारण स्थान होता है ना, ये अलग अलग होता है। बट वही है कि हम पे किसी ने ध्यान नहीं दिया तो हमारा ख़राब है। अगर आपका अच्छा है तो भी कमेंट करना, आपका ख़राब है तो भी कमेंट करना एक बार, ठीक है। मैं भी देखती हूँ कि भाई मेरा ही ख़राब है, किसी और का भी ख़राब है। ओके, चलो। दीर्घ स्वर, द्विमात्रिक। दीर्घ का मतलब ही होता है बड़ा, ठीक है। दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा। द्विमात्रिक बड़े स्वर, यस इसमें भी लिखा था। संयुक्त और संधि, ठीक है। इनकी संधि हो सकती है, जो दीर्घ स्वर होते हैं इनकी संधि हो सकती है, लेकिन हास्य स्वर की संधि नहीं हो सकती। जो लघु स्वर है या मूल स्वर है उनकी संधि नहीं हो सकती। अब देखो, फर्स्ट ही क्या है? आ है। आ किससे मिलके बना है? ए प्लस ए से मिलके बना है, तब ये क्या बना है? आ, ठीक है। लेकिन जो ए है वो तो अपने आप में ऐसे ही बना है ना, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। इसलिए इनको कहते हैं स्वतंत्र, एकदम फ्री है, इनको किसी की सहायता की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप में ही पूर्ण है, ठीक है। अब ई, बड़ी ई छोटी ई से बनी है। ऊ, जो बड़ा ऊ है वो दोनों छोटे ऊ से मिलकर। अब देखो, इन दोनों में जो आ बना है, ई बनी है, ऊ बना है, ये दोनों ही क्या है? बिल्कुल ही सेम है, मतलब दोनों ए ई ऊ। तो इनको कहते हैं सहजातीय, ठीक है। सहजाति मतलब इनकी जाति सेम है। जैसे कि मैं और मेरा भाई, ठीक है, हम दोनों की जाति सेम है क्योंकि हम एक ही हैं, एक ही फैमिली है ना। हम मतलब मेरा भाई है, अपना है, तो वही है कि ये मान लो इसका भाई है, सेम है, बिल्कुल डिट्टो है, अलग नहीं है कुछ भी कैसे। इनको क्या कहते हैं? सहजातीय स्वर। अब देखो, इसके ये सहजातीय याद रखने हैं, हर स्वर तो अलग निकाल देने हैं ये वाले, और उसके बाद ये वाले अलग हैं। उसके बाद ए, आई, ओ, औ, ठीक है। जो ए बना है वो ए, इसमें ए की भी आवाज़ आती है और साथ में ई, छोटी ई। जो बड़ा ए, आई, ए और ए, ओ, ए प्लस ऊ, औ, ए प्लस ऊ, ठीक है। ये विजातीय स्वर या विषम जातीय स्वर कहते हैं। विजातीय से भी आ जाता है, विषम से भी आता है, इसलिए इसका डबल तो हमेशा याद रखना कि इसको दूसरी लैंग्वेज में हम क्या दूसरी लैंग्वेज में नहीं, दूसरे तरीके से हम क्या बोल सकते हैं, ठीक है। सहजातीय मतलब जिनकी जाति सेम हो, जो सेम दिखते हों बिल्कुल ही। विजातीय या विषम, वी या विषम दोनों सेम से ही हैं, वैसे ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो विषम का मतलब है अलग अलग, एक स्वर एक जैसा नहीं है। ए में दोनों हैं। अगर मान लो ए प्लस ई बनी है तो ये क्या बना है? ए, ठीक है, बन गया ना ए। अब देखो, इन दोनों में डिफरेंस दिख रहा है ना अलग से, ये तो सेम है बिल्कुल, बहन भाई से हैं। ये चाचा ताऊ के लगा लो एक तरीके से, ओके, ठीक है। अभी हमारा इसका किसके है, ये किसके आधार पे चल रहे हैं? किसके आधार पे हैं पता है आपको? ये हमारे चल रहे हैं जो हमने मात्रा और उच्चारण के आधार पे बताए थे ना भेद, वो। अभी हर्ष हो गया, दीर्घ हो गया, उसके बाद हमने कौन सा करना है? पलुट। पलुट तो आसान है, ठीक है। अब देखो, पलुट स्वर मतलब त्रिमात्रिक। द्विमात्रिक में कौन सा था? द्विमात्रिक का कौन सा था? दीर्घ स्वर, ठीक है। इसको कहते हैं त्रिमात्रिक, विशाल और पवित्र स्वर, ठीक है। इनको ओम, ओनली क्या है? ओम। उच्चारण में इतना अच्छा लगता है तो पवित्र तो अपने आप ही है, ठीक है। अब देखो, इन सारों को लिख रखा है मैंने कि भाई हर्ष कितने होते हैं, दीर्घ कितने होते हैं, और स्वर, कुल स्वर, मूल स्वर कौन से होते हैं? सहजातीय और विजातीय और कुल। अब देखो, हर्ष स्वर कौन से होते हैं? 4 हमने काउंट किए थे। कौन सा था? ए, ई, ऊ और ये देखो, बड़ा लिख दिया मैंने, फिर से मिस्टेक कर दी, छोटा आएगा ये, ठीक है। आदत हो रही है हाथ को भी बनाने की, क्योंकि मिस्टेक्स जैसे कोई बताता नहीं है ना, इस वजह से हो रही है। अभी छोटा आएगा, ठीक है। ये कितने होते हैं? 4। दीर्घ स्वर भी हमने देखे पीछे अभी जस्ट, वो कितने होते हैं? 7। दीर्घ और हर्ष को मिला दे तो ये टोटल कितने हो गए? 11। अब देखो, जो दीर्घ स्वर है उसमें कौन सा होता है? मूल हर्ष स्वर को ही मूल स्वर बोलते हैं। ये तो कौन से होते हैं? 4, ठीक है। ए, ई, ऊ,
री, ठीक है। सजातीय, जिनकी जाति सेम थी, ठीक है, आ ई उ। और विजातीय, जिनकी जाति अलग थी, ए आई ओ औ। इन तीनों को मिला दे, ठीक है। ये मात्रा के आधार पे जो इतने स्वर होते हैं उनकी संख्या कितनी है, 11। ओके, अब हम इससे पहले एक और है उसको करते हैं। ओके, मात्रा के आधार पे हो गया। उसके बाद हमारा किसका बचा, अब बचा क्या, अभी तो बच ही रहे हैं सारे ही। उसके बाद आता है हमारा जीवा के आधार पे। जीवा, टंग, टंग जिसको बोलते हैं, आगे से अलग बोला जाता है, बीच में से अलग बोला जाता है, और पश्च लास्ट में है ना, उससे अलग बोला जाता है, ठीक है। अग्र आगे वाला हिस्सा, मध्य बीच का, पश्च लास्ट का, ठीक है। अग्रस्वर कौन कौन से होते हैं, ए ई ए आई और री। मध्य, ए, मध्य का ध्यान रखना है पहले तो, ठीक है। मध्य याद करने का तरीका बता रही हूँ, मध्य का ध्यान रखो, मध्य में सिर्फ ए आएगा। उसके बाद पश्च, उ औ ओ औ आ, ठीक है। ए इसमें आ गया। इसके बाद नीचे वाले में आ जाओ, उ। देखो इन तीनों की बनावट सेम सी नहीं है, इनमें सब में क्या है, एक सेकेंड रुकना, इन तीनों में देखो, तीनों में क्या है, इन चारों में देखो, ए को छोड़ दो, ओनली ए को। पश्च स्वर का याद करने का तरीका बता रही हूँ, ए को छोड़ दो और ये लास्ट तक देखो, ठीक है। इनका सबका ये वाला सिंबल है, मतलब जो अक्षर है वो ये वाला है, ठीक है। ये छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ औ आ। ओके, इनको भी याद आप ऐसे कर लो अगर ध्यान नहीं रहे तो। उसके बाद जो बचेंगे वो अग्र वाले आ जाएंगे, ठीक है। आया थोड़ा सा समझ में। उसके बाद आते हैं हम ओष्ठ के आधार पे भी है। ओष्ठ, होठ की संरचना के आधार पर कितने भेद है, 2। 3 किसके थे, जीवा के, और 3 ही किसके थे, मात्रा के। अब आ जाते हैं हम ओष्ठ वाले पे। ओष्ठ के कितने, 2 ही, ओष्ठ के 2 ही है, वृत्तांत और अवृत्ताकार। वृत्तांत नहीं है, वृत्ताकार और अवृत्ताकार स्वर, ठीक है। अब हम पहले पढ़ते हैं वृत्ताकार का। ये वाला तो इजी है, ये इस वाले में प्रॉब्लम नहीं होगी, ये वाला इजी है, ध्यान रह जाता है ये। अब इनको है ना, जैसे आप पढ़ते हो ना तो आप अपनी शेप बना के देखा करो माउथ की, कि भाई कैसे उच्चारण हो रहा है। अब देखो वृत्ताकार है, वृत्त, उ ओ औ, मतलब वृत्त बन रहा है ना, वृत्त का मतलब होता है सर्कल, ठीक है। इसके अलावा यूँ नहीं हो रहा ना, यूँ, ये वाला, ये ऐसे नहीं हो रहा ना, सिर्फ क्या बन रहा, उ ओ औ, ये वाली है ना, ऐसे ही बोले जाएंगे। आप खुद प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद भी आ जाएंगे, ठीक है। अवृत्ताकार मतलब जैसे देखो, ऊ में तो ये वाली बनी गोल वाली, ठीक है। ए, इसमें ये वाली बन रही है, ए आ ई ए आई री। ये वाला याद रख लेना, ये अपने आप हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारा ये चौथा बचा हुआ अभी, मुखाकृति के अनुसार, ठीक है। मुखाकृति के अनुसार भी कितने होते हैं, 4। संवृत्त, विवृत्त, अर्धवृत्त और अर्धविवृत्त, ठीक है। संवृत्त का ही अर्धवृत्त है और विवृत्त का ही अर्धवृत्त है, ठीक है। याद करना पड़ेगा, देखो बड़ा है ये टॉपिक वर्ण, लेकिन आपने ये समझ लिया ना तो आगे आप संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग बहुत आराम से निकाल लोगे, बहुत आराम से। क्योंकि प्रत्यय में भी सेपरेट करना होता है, जब आपको मूल शब्द निकालना आ जाएगा और प्रत्यय निकालना आ जाएगा तो आप इसलिए निकाल लोगे, क्योंकि मूल शब्द किससे निकलेगा, इनसे तो निकलेगा, उसको वर्ण आते हैं अच्छे से, वो मूल शब्द भी निकाल लेगा ना इसलिए। तो इसलिए प्रैक्टिस करना बार बार इनकी। एक बार तो मैं करा रही हूँ, दोबारा खुद से कर लेना, तीसरी बार इस पर क्वेश्चन लगाना मैं कोशिश करूँगी, इसके क्वेश्चन भी आपको दे दूँ, ठीक है। मुखाकृति के आधार पर स्वर के 4 भेद, ये चारों भेद हैं इसके। अब देखो संवृत्त स्वर फर्स्ट है, ई री, उ और उ। अब देखो इन दोनों में है ना, इन दोनों में ई सेम है, री भी सेम है, ओनली उ और उ का फ़र्क है, छोटे उ और बड़े उ का फ़र्क है। इसमें ए और आई आया था, ठीक है। विवृत्त में आ आएगा, देखो ये तो बिल्कुल छोटा सा एक ही वर्ड है, इसमें तो आराम से हो जाएगा। आज संवृत्त स्वर ए ओ,
और अर्धविवृत स्वर ए और औ। अब याद दो तरीके से कर सकते हो, तो ये वाले कंपैरिजन करके एक क्या कर सकते हो, समवृत्त को और अर्धवृत्त को, इन दोनों को साथ में कर लो, ठीक है, क्योंकि ये भी याद हो जाएंगे इनके नाम भी, और साथ में ये वर्ण भी याद हो जाएंगे, ठीक है, ऐसे। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं अब हम। इसके बाद हमारा फर्स्ट क्या था, फर्स्ट हमारा भेद था स्वर, ठीक है। सेकंड क्या था, व्यंजन। व्यंजन को हम बाद में करेंगे, पहले हम थर्ड का कर लेते हैं, अयोगवाह। आगे पीछे तो लिख ही सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। स्वर को आगे लिख दिया या व्यंजन को पीछे लिख दिया, ऐसे कुछ नहीं होता, आगे पीछे हम लिख सकते हैं। अब हम कौन सा करेंगे, अयोगवाह। ये 3 भेद है वर्ण के, ठीक है। फर्स्ट हमने कर लिया है, ठीक है। फर्स्ट को आप भी ट्राई करना अच्छे से करने की, फिर उसके बाद अयोगवाह। पहले आप स्वर को कर लेना बहुत अच्छे से, ठीक है, फिर उसके बाद अयोगवाह। अयोगवाह तो बिल्कुल ही नामचारे का है, ठीक है, इसमें तो आप देखते ही बता दोगे हाँ ये मेरा हो गया अच्छे से। उसके बाद वर्ण, सबसे ज़्यादा तो स्वर से आते हैं, फिर उसके बाद व्यंजन से। अयोगवाह से कम ही आते क्वेश्चन, लेकिन आपको इसका पता होना चाहिए। देखो, वे वर्ण होते हैं जो ना तो स्वर में आते हैं और ना ही व्यंजन में आते हैं, मतलब ना तो ये स्वर में बोले जाते हैं ना ही व्यंजन में, ये अलग हैं उन दोनों से। जो स्वर या व्यंजन में नहीं हो उन्हें अयोगवाह कहते हैं। सेम बातें हैं, अयोगवाह की संख्या मूल अयोगवाह 2 होते हैं। मूल अयोगवाह कितने होते हैं, 2, परंतु हिंदी में 4 प्रकार के अयोगवाह होते हैं। ये कितने हैं, 4, ठीक है, 4 प्रकार के कितने होते हैं, अयोगवाह होते हैं। अब जो 4 प्रकार के अयोगवाह है वो देखो, ठीक है, कौन कौन से होते हैं, अनुस्वार, विसर्ग, हलंत और अर्धचंद बिंदु। विसर्ग का क्या सिंबल होता है, ये वाला, ठीक है, जो लाइन जो आ की मात्रा है वो खींच के ये वाली बिंदी से रिप्रेजेंट कर, जैसे अंक, ये, ठीक है। ये क्या है, अनुस्वार, जो नाक से बोले जाते हैं। विसर्ग में जैसे प्रातः है, अंत है, पुनः है। हलंत, जिनके लास्ट में हलंत हो, जिनके बीच में हलंत हो, स्टार्टिंग में तो नहीं आता ना। पाठ्य, वर्ण, विद्या, पद्य। अर्चंद बिंदु वाले कौन से होते हैं, आँख, मुंह, दांत और गाँव। इनके ऊपर देखो बिंदी है, आपको दिखी नहीं होगी ढंग से, इनके ऊपर देखो अर्चंद बिंदु लगा हुआ है, जैसे आँख है, आँख, ये वाला सिंबल जो होता है ना, ये अनुस्वार का है, ये अर्चंद बिंदु का है। अगर अनुस्वार तो ये डॉट वाला हो गया ओनली, और इसके ऊपर ये कर दिया तो ये अर्चंद बिंदु का। हलंत का ये वाला है, ठीक है, और विसर्ग का ये, ठीक है। उसके बाद व्यंजन करा देती हूँ, आधा घंटा हो गया लेकिन मैं करा देती हूँ फिर भी, ठीक है। आज कर लेते हैं इस टॉपिक को पूरा। व्यंजन के कितने भेद होते हैं, 5। पहला तो यही होगा कि व्यंजन के कितने भेद होते हैं, 5। पहला है स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन। देखो, इनको दोनों नाम में आपको याद करना पड़ेगा, एक नाम से कभी नहीं पूछा जाता। कभी तो स्पर्श व्यंजन आ जाएगा, कभी वर्गीय व्यंजन आ जाएगा, ठीक है। स्पर्श और वर्गीय व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 25, ठीक है। कै वर्ग से लेके पै वर्ग के अंतिम वर्ण तक आते हैं, मतलब कै से स्टार्ट होता है, कै वर्ण होता है, ठीक है। कै के बाद कहाँ से स्टार्ट होता है, कै से, और फिर लास्ट में कहाँ तक जाता है, पै वर्ण के अंतिम वर्ण तक। जो अंतिम होता है ना वो वाला, मैं आगे बताऊंगी आपको व्यंजन कौन कौन से होते हैं, यहाँ पे लिखूंगी तो टाइम बहुत ज़्यादा चला जाएगा, ठीक है। आगे देखो, अंत्यस्थ व्यंजन, और इनको अंत्यस्थ को क्या कहते हैं, संघर्षी। अंत्यस्थ कम आएगा जितना संघर्षी से पूछा जाता है। एक संघर्षी के साथ स्पर्श संघर्षी भी आता है, इन दोनों में माइनर सा ही डिफरेंस है। ये संघर्षी है, वो स्पर्श संघर्षी है, ठीक है। ये कितने होते हैं, 4। ये तो मस्ट, ये तो आपके व्यंजन का तो बहुत ज़रूरी है, ये वाला तो याद रखना आपको बहुत अच्छे से। ये सिर्फ प्रैक्टिस से याद होंगे, वैसे नहीं होंगे, ठीक है। अंत्यस्थ व्यंजन या स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, 4। कौन कौन से होते हैं, य, र, ल, व। य और र है ना, ये मतलब अर्ध है, आधे भी यूज होते हैं, ऐसा नहीं है कि पूरे यूज होते हैं। उष्ण या उष्माण संघर्षी व्यंजन, अब ये दोनों से आ जाता है, उष्ण भी आ जाता है, उष्माण भी आता है, और संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन ये भी और ये भी है, ठीक है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग चल रहा है, हमें कौन से वाला पूछा हुआ है, क्योंकि ये वाला पूछेगा तो ये सिर्फ ये वाले दिए रखेगा, ठीक है।
अगर इसमें से पूछेगा तो इसमें से कोई एक देगा और गायब कर देगा, ठीक है। तो हमें देखना है कौन सा पूछा है। उष्मन, उष्मान, संघर्षी व्यंजन, ठीक है। कितने होते हैं? 4। श, जो अभी मैंने बताया था ना, श की प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम है मुझे। जो श है ये, और उसके साथ क्या आएगा? है। संयुक्त या संधि, जिनकी संधि आसानी से हो जाए, आसानी से नहीं, जिनकी संधि हो जाए, वो ये जटिल शब्द। संयुक्त या संधि या जटिल व्यंजन, इनको क्या कहते हैं? जटिल व्यंजन, संधि या संयुक्त। देखो श्र, कै प्लस श से बना है त्रै, ये क्या है? त्रै। त्रै इनको बोलोगे ना आप खुद, तो आप इनके साउंड को पहचान पाओगे, ठीक है। त्रै, तै, हलंत प्लस रै, ये आता है ना, इसके साथ मिलके पूरा बनाया है इसने, ठीक है। ग और श्र, ठीक है। ये श शलगम वाला है, ठीक है। हलंत है और रे। उच्छित व्यंजन या ताड़न जात व्यंजन, ये भी बहुत आता है। उच्छित व्यंजन या ताड़न जात व्यंजन होते कितने हैं? ओनली 2 ही होते हैं, लेकिन हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ड और ढ किसी भी शब्द के बीच में या अंत में मिलते हैं, या तो बीच में मिलेंगे या कहाँ मिलेंगे? अंत में, ओके। अब देखो व्यंजन के मूल कितने भेद होते हैं? 3, और कुल कितने होते हैं? 5 ही। क्वेश्चन है कि व्यंजन के अगर मूल पूछ ले तो ऑप्शन में अगर 3 दे रखा है तो 3 करना है, अगर ऑप्शन में 3 नहीं है तो आपको 5 पे जाना है, ठीक है। कुल, क्योंकि वो फिर कुल वाले में पूछ लेता है कि कुल कितने हो गए? 5। स्पर्श व्यंजन में उच्छित व्यंजन को जोड़ने पर स्पर्श या वर्गीय व्यंजन की संख्या बताओ। देखो अभी हमने पढ़ा था स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25 होती है ना। और उच्छित व्यंजन देखो यहीं पे है, उच्छित व्यंजन कितने होते हैं? 2। ये ड और ढ, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये कितना हो गया? 27। व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 22। व्यंजन जो होते हैं वो कितने होते हैं? 22। व्यंजन के 2 रूप होते हैं, स्वर रहित और स्वर सहित। 2 रूप है, ये मैं आपके आगे बता दूंगी दोनों ही रूप। ये स्वर सहित भी होता है, स्वर रहित भी होता है। स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन, स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन पूछा है आपसे, अगर ऑप्शन में आपके पास 25 है तो बेस्ट है, लेकिन आप पहले यही करना। अगर ये वाली लाइन पूछिए ना स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन, तो अपने 25 ही करना है, लेकिन इसके साथ ये जोड़ दिया उच्छित व्यंजन, तो ये कितने हो गए? 27, ओके। अब देखो जो मैंने आपको बताया था कि भाई कौन कौन से वर्ग होते हैं, कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, पै वर्ग और तै वर्ग और पै वर्ग, ये पै है, ठीक है। ये सारे आपको याद रखने हैं कि कै वर्ग में कौन कौन से आते हैं, चै में कौन से आते हैं, टै में कौन से आते हैं, तै में कौन से आते हैं, पै में। थोड़ा लगेगा कि हम फर्स्ट क्लास में पहुंच गए है ना, कै का की याद करके, वो तो नहीं है, उससे भी नीचे ही है कै, ए, आ, ई, जो हमारे बच्चे प्री नर्सरी में जा रहे हैं उनको सिखा रहे हैं, लेकिन इनका आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो अब ये जो 5 दे रखे हैं आपको, ये अनुनासिक है, जिनको नाक से बोला जाता है, ठीक है। पंचम वर्ण भी बोलते हैं, पंचाक्षर भी बोलते हैं, नासिक्य बोलते हैं, नासिक, अनुनासिक और मुख प्लस नाक, मतलब मुख से भी और नाक से भी, दोनों चीज़ों से निकलता है ये वर्ड। देखो जो अभी मतलब मैंने बताया था ना संघर्षी वर्ण, ठीक है, और यहाँ पे आ गए स्पर्श। अब देखो मैं आपको बताती हूँ जो मैंने आपको पहले बताए थे ना मैंने आपको, इसके साथ एक वर्ण और जुड़ जाए, अगर इस संघर्षी पूछा है तो आपका आंसर क्या होगा? य, रे, ल और रे, लेकिन इसके साथ क्या लग गया? स्पर्श, ठीक है। स्पर्श संघर्षी वर्ण कितने हो गए? 4। इन दोनों में काफ़ी कंफ्यूज होती है और ये क्वेश्चन भी मस्ट है, इम्पोर्टेंट है, इसमें से पूछा ही जाता है। अब देखना मैं पूरी कोशिश करूँगी, मैं इस पे क्वेश्चन अभी दे दूँ आपको, छोटी PDF बना दूँ जी, मैं 10-15 ही बना दूँ, लेकिन मैं आपको दूँगी, ठीक है। उसी के बाद आता है कर्कश या कठोर। कर्कश का मतलब होता है कठोर, इसको कठोर भी बोलते थे और कर्कश भी। ये आते हैं टैट है, ये ठै है, ठीक है, ठै, डै, ढै, ये कितने होते हैं? 4। आगे करेंगे तो उसमें डिस्कस हो जाएगा, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आगे ही कर लेंगे इसको, ठीक है। बेस इस वाले को स्किप कर देना चाहिए।
प्राण महाप्राण दोनों खूब पूछे जाते हैं और हमारे पास सिर्फ क्या देते हैं, वो ऑप्शन देता है और उसमें से हमें छांटना पड़ता है। इसलिए मैंने बोला है जो ये चैवर्ग और कैवर्ग और टैवर्ग है ना, इनको याद कर लेना, ठीक है। ये वाले ये जो है इनको याद कर लेना अच्छे से, क्योंकि इसी से आप अल्पप्राण महाप्राण ये निकाल सकते हो, वरना नहीं निकाल पाओगे। इससे इसको याद नहीं करोगे तो नहीं निकाल पाओगे। अल्पप्राण जिन वर्णों के उच्चारण के समय कम वायु, अल्प का मतलब ही क्या होता है, कम। अल्प का मतलब क्या होता है, कम वायु शरीर से बाहर निकले, मतलब जिनको बोलने में टाइम नहीं, जिनको बोलने में हमारे अंदर से जो वायु है वो कम निकले, उनको कहते हैं अल्पप्राण। प्रत्येक, इस पे ध्यान देना, प्रत्येक वर्ण का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण क्या कहलाता है, अल्प। पहला, तीसरा और पांचवा, ये तो वैसे ही विषम हो गया, अगर याद भी रखो तो 1 3 5 वैसे विषम है ना। तो पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या होता है, अल्पप्राण। अल्पप्राण की संख्या कितनी होती है, 15। देखो एक कै वर्ग में अगर 3 हैं, टोटल वर्ग कितने हैं, 5 हैं। एक में 3 है तो 3 5 15। ये तो ध्यान वैसे ही नॉर्मली रह जाएगा, ठीक है। कितनी संख्या होती है, 5। अब देखो कै में कौन सा होता है, कै, गै और डै, फर्स्ट और लास्ट और बीच का। एक बार दिखा दूँ आपको, ये वाला इरेज कर देती हूँ थोड़ा सा इसको। ये पहला, तीसरा और पांचवा, ये पहला है, ये तीसरा है, ये पांचवा है। पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा, सेम ही सेम है, ठीक है। फर्स्ट ले लो, बीच का ले लो और लास्ट का, ठीक है। इनके बीच में जो बचेंगे ये महाप्राण के बचेंगे, जो 2 और 4 बचेंगे ये किसके, महाप्राण के। अभी देखो हो गया अल्पप्राण का, अब हो गया महाप्राण। महाप्राण कितने हैं, 10 है। महाप्राण कितने हैं, 10 है। 10 को कैसे हो गए, देखो एक में कितना है, कै वर्ग में कितने आएंगे, 2 महाप्राण में कितने होते हैं, 10। प्रत्येक वर्ण का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है, महाप्राण। जिन वर्णों के उच्चारण करते समय ज़्यादा वायु बाहर निकले, इसमें क्या था, कम, महान चीज़ें पॉजिटिव होती है, जैसे 2 4 ये पॉजिटिव नंबर दिखते हैं ना। 1 3 5 ये क्या है, विषम नंबर है, ये क्या है, सम। महान क्या होते हैं, बहुत विशाल होते हैं, ठीक है, उनके लिए पॉजिटिव यूज़ करते हैं। तो एक वर्ण में कितने होंगे, 2 होंगे, तो कितने वर्ण है, 5 गुणा 2 कितने हो गए, 10। इसमें कितने थे, 15, इसमें कितने, 10। इन दोनों को मिला दिया तो कितने बन गए, 25, ठीक है। अब नेक्स्ट है सघोष या घोष, घोष कह लो चाहे सघोष कह लो, दोनों एक ही है। जिन वर्णों के उच्चारण, जिन वर्गों है ये, ठीक है, वर्णीय वर्गों के उच्चारण के समय गूंज या कंपन उत्पन्न हो, मतलब जिनको बोलने से गूंज उत्पन्न हो, प्रत्येक वर्ण का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या फिर अंतिम 3 वर्ण, क्या बोला है ये लास्ट की लाइन देखो, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी जाके आप इनको अच्छे से कर पाओगे। घोष कौन से होते हैं, तीसरा, चौथा और पांचवा। देखो स्टार्टिंग कहाँ से होते हैं, 1 2 3 4 5, 5 ही होते हैं ना, जैसे कै वर्ग में है, ठीक है। कै वर्ग में कितने होते हैं, 5 ही होते हैं। 5 में से अगर देखो 5 में से मान लो आपने फर्स्ट, पहला, तीसरा और पांचवा कर लिया तो ये क्या बन गया, अल्पप्राण। अगर इसका दूसरा और चौथा कर लिया, अगर आपने ये तीनों कर लिए तो ये तो क्या बन गया, अल्पप्राण, ठीक है। अगर आपने दूसरा चौथा कर लिया ये क्या बन गया, महाप्राण, ठीक है। अगर इसमें भी आपने लास्ट के तीनों कर लिए, अगर आपने ये लास्ट के तीनों कर लिए, लास्ट के, तो ये क्या बनेगा, घोष। इसको भी सघोष भी कहते हैं। ओके, ध्यान रखना पड़ेगा अच्छे से, तभी होगा ये, वरना नहीं होगा। देखो
सगोश का हो गया, जिनका तीसरा, चौथा और पाँचवा वर्ण या फिर लास्ट का वर्ण, ठीक है, लास्ट के अंतिम 3 वर्ण क्या होते हैं? सगोश या घोष। अब देखो सघोष है तो अघोष भी मिलेगा। अब लास्ट के 3 उसमें चलिए, तो स्टार्टिंग के 2 किस में आएंगे? अघोष में। मतलब स्टार्टिंग, ऐसे स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग का याद करने का तरीका बता रही हूँ थोड़ा। ऐसे मतलब स्टार्टिंग, जिनकी स्टार्टिंग होती है वो, तो स्टार्टिंग के फर्स्ट और सेकंड नंबर किस में आएंगे? फर्स्ट और सेकंड वर्ण हो वो किस में आएंगे? अघोष में। जिन वर्णों के उच्चारण के समय गूंज कंपन ना हो, उनका क्या था? जिनके उच्चारण के समय गूंज या कंपन उत्पन्न हो वो क्या थे? सघोष। अघोष क्या? जिनमें गूंज उत्पन्न ना हो वो क्या है? अघोष। ओके। स्पर्श व्यंजन में अघोष की संख्या कितनी है? 10। अब देखो लास्ट के 5 होते हैं ना एक वर्ग में, तो अगर फर्स्ट वाले 5 में से 3 तो किस में चले गए? सघोष में। सघोष में चले गए ना। लास्ट के 3, लास्ट के बता रही हूँ मैं, जो अंतिम जो होते हैं वो तो 3 चले गए। स्टार्टिंग के बच गए 2, वो किसके आएंगे? अघोष के। तो एक वर्ग में कितने हो गए? 2। एक में 2 हो गए, और कितने होते हैं टोटल? 5 होते हैं। कितने हो गए? 10। एक में अगर 2 है, एक में 2 है तो 5 में कितने हो गए? 10। ठीक है। अब इसके बाद आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो कि भर के क्वेश्चन हर जगह पूछे जाते हैं, आगे पीछे कहीं ना कहीं ज़रूर ही आता ही है, हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है आपसे। ये तो आप यूँ समझ लो मोस्ट इम्पोर्टेंट मान लो। अब आपने देखा मैंने जो कंटेंट करा रहा हूँ उसमें से सारा ही इम्पोर्टेंट है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप छोड़ दोगे। अघोष भी पूछा जाता है, सघोष भी, महाप्राण भी, अल्पप्राण भी, दीर्घ स्वर भी, लघु स्वर भी, और क्या बोलते हैं, मुख के आधार पे भी, जीवा के आधार पे भी, सारे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें से कुछ भी वेस्ट नहीं है, आपका बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, आप बहुत अच्छा कंटेंट कर रहे हो। आई होप सो आपको पसंद आता होगा। ठीक है, अब देखो कंठ, पहले तो आपको याद रखना है कंठ। ठीक है, पहले याद रखना है कंठ। कंठ के साथ आपको वर्ड याद करना होगा। अक्कू है विसर्गीय, देखो ए कु है विसर्जनीय, अकुर्य, अकुर है विसर्जनीय। ठीक है, ए, ठीक है, ए आएगा। जो अगर कै है ना, कै, इसका मतलब है कै वर्ग पूरा, कै ख ग घ डे, पूरा हो गया। है साथ में क्या आएगा? है। वाले जो आएंगे वो इसी में आ जाएंगे। ठीक है, जिनके पीछे जैसे हमने पहले पढ़ा था ना प्रातः है, ठीक है, तो ये वाला किस में आएगा? कंठ वाले में आएगा। ओके, कौन कौन से हैं याद करने का तरीका क्या बताया मैंने आपको? फर्स्ट आपको कंठ याद रखना, कंठ, कंठ। ठीक है, अक्कू है विसर्जनीय, ठीक है, अक्कू है विसर्जनीय। ओके, और उसके बाद इसी में है ए आएगा, कै वर्ग पूरा आएगा, फिर है आएगा, और फिर विसर्ग आएगी। देखो कै वर्ग आपको पूरा याद होगा तभी तो आप निकाल पाओगे। अब देखो ए कै वर्ग और है विसर्ग, इसमें सारा लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है नहीं लिखा, मैं साथ में बता भी रही हूँ और लिखा भी हुआ है इसमें सारा, तो दोनों चीज़ों पे ध्यान देना है। ठीक है, अब देखो तालव्य, ये कंठ का होगा तालव्य, जो ऊपर वाले हिस्से से बोल जाता है तालव्य का। उसके साथ वर्ड याद रखना आपने, इच्छु यशा नाम है। ये क्या है? इच्छु यशा नाम है, इच्छु यशा नाम है। ई आएगी, च वर्ग पूरा आएगा, ये आएगा, श आएगा। अब देखो जो ये वाला श है ना, जो मैं बोल रही थी आपको मेरे को प्रॉब्लम है इस वाले में, अब ये स है जो ये किससे बोला जाएगा? तालव्य से बोला जाएगा, तालु से। श हमसे तो बोला भी नहीं जाता, टंग को आदत हो रखी है बोलने की, इस वजह से ये वाले श। देखो इसमें क्या है? ई वर्ग पूरी, ई आएगा, च वर्ग पूरा आएगा, वर्ण नहीं है ये वर्ग है। वर्ण होता है ए आ ये, और वर्ग होता है कै ख ग घ डे। ये क्या है? ये क्या है? वर्ग। ठीक है, ये क्या है? वर्ण।
इन दोनों में ये डिफरेंस है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना कि क्या बोला जा रहा है क्या नहीं। बोलते टाइम 1% गलती हो सकती है, जो लिख रखा है वो बिल्कुल ठीक है, ठीक है, उस पर भी थोड़ा ध्यान देना। इच्छु यशा नाम है, आपको च छ जय झण है, छोटी ही और बड़ी दोनों ही आएंगी इसमें। ई का दोनों सेम है ना, तो ई दोनों छोटी और बड़ी दोनों आएंगी, ये और फिर श, ठीक है। मूर्धन्य, मूर्धन्य जो बीच में से बोले जाते हैं वो। री टू रसा नाम, री टू रसा नाम, ऋतु रसा नाम, ठीक है। ऋतु रसा नाम, री आएगा, ट वर्ग पूरा आएगा, फिर रे और फिर श, ये वाला मूर्धन्य है। री ट वर्ग पूरा है इसमें, फिर उसके बाद रे है, फिर श है, ठीक है। ओके, इससे तो भर भर के क्वेश्चन आते हैं, ये समझ लो। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, हर कॉम्पिटिटिव में आपको सिर्फ प्रॉब्लम हो सकती है। आपको क्या करना है, फर्स्ट तो पहले जो समझा रही हो उसको समझो, ठीक है। उसके बाद जब आप याद करो, कंठ लिख लिया, कंठ के बाद इसको आप राइटिंग करना, इससे मतलब लिख के देखना। अंक है लिट्टू लशा नाम, ये लिट्टू लशा नाम, देखो इस वाले में श था, ये शलगम वाला, ये तालवे से बोला जाता था। ये जो श था षटकोण वाला, ये मूर्धन्य से, जो ये स है ये स, ये द, हम लगभग सब इसी को ही बोलते हैं। नॉर्मली जो लैंग्वेज होती है हम सब इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। री से री आएगा, त वर्ग पूरा आएगा, फिर उसके बाद श, ठीक है। ये वाला जो री है ना, ओके। नेक्स्ट पे चलें। काफ़ी हो गया अभी तो, लेकिन बचा भी है थोड़ा सा ही है अभी तो, ज़्यादा नहीं है। ये क्या है, उपधनियमान, ओष्ठ, ओ मुख, ओष्ठ मतलब होठ, होठ के आधार पे भी तो आएंगे ना। ओष्ठ के आधार पे देखो कौन कौन से हैं, ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ भी आएगा, पै वर्ग पूरा आएगा, छोटा नहीं आएगा, पै पूरा आएगा, पै वर्ग पूरा, पै फै बै भै मैं, ठीक है। और फिर हाँ, मैं तक हो गया ना, पै वर्ग पूरा है। और ये जो दोनों से बोले जाए, कंठ से भी और जो तालवे से बोले जाए, उनको बोलते एतेव। ए दोनों ए आए, ए और आई दोनों आएंगे, ठीक है। उसके बाद है ओष्ठ, कंठोष्ठ, कंठ और ओष्ठ, कंठ और ओष्ठ दोनों से जो बोले जाएंगे। ओ तो, ओ आओ, ये दोनों कौन से, कंठ और ओष्ठ से जो बोले जाते हैं वो, यही दोनों हैं और नहीं है। ये तो इनको लिखने का तरीका बता रखा है कि भाई ये क्या, ओ ऐसे और ऊ से बनता है, ठीक है। अब देखो एक और बच गया, दंत और ओष्ठ से। दंत और ओष्ठ, दंत दांत, ओष्ठ ओष्ठ, ये वाला जो ओष्ठ होता है ना ये, ठीक है। वह ओनली क्या बोला जाता है, वह आकार वाले को, ठीक है, वह आकार वाले को दंत ओष्ठ, वह, ठीक है दोनों। अब देखो नाक से, नाक से तो आपको सबका पता होगा, जो वर्ग है ना, वर्ग का जो लास्ट अक्षर होता है, लास्ट वर्ण होता है, वो क्या होता है, नासिक होता है। लास्ट पहले में ड आता है, कै वर्ग वाले में, फिर अण, फिर अण, फिर न, फिर न, ठीक है। ये किसके हैं, अनुनासिक, जो मैंने आपको पीछे भी बताए थे। अभी इसको मैंने थोड़ा और बता रखा है कि भाई ये श कौन से बोले जाते हैं, ये इनको आप देख लेना एक बार। अल्पप्राण वर्ण और महाप्राण वर्ण, ये तो पीछे वाला ही है, इसको भी रहने देना। ये दोनों तो हो गए हमारे, ठीक है। इस पे आओ, ये क्वेश्चन का है, ये लास्ट का जो है ना, ये क्वेश्चन जो आते हैं ना वो वाले। लुठित या परकंपित वर्ण, ये क्या है, लुठित, ऐसे लिखा जाता है ये, लुठित, ठीक है। लुठित या परकंपित वर्ण कौन सा होता है, र, याद रखना है दोनों ही, इससे पूछा जाता है। परकंपित वर्ण कौन सा है, र। पार्श्विक या वत्सय्य वर्ण, इससे पूछा जाता है पार्श्विक से, ल। कांकणीय वर्ण है होता है। संघर्षी सप्रवा वर्ण, जो संघर्षी वर्ण होते हैं ना, उन्हीं का है ये, रह, ये आपको मैंने बता दिया है। अर्धस्वर जो मैंने बताया था, यह, वह और
ये दोनों अर्ध स्वर लिखे जाते हैं, मतलब आधे लिखे जाते हैं, पूरे कम लिखे जाते हैं। अब देखो द्वितीय द्विगुणी वर्ण स्वर सहित और स्वर रहित दोनों ही है। संघर्षी वर्ण बता दिया, स्वर संघर्षी बता दिया, स्वर रहित देखो स्वर रहित मतलब स्वर रहित, रहित है तो रे ऊपर, कर्ण, मर्म, आशीर्वाद जो ऊपर रह आता है वो वाले, वो कौन से होते हैं? स्वर रहित। और उसके बाद क्या है? स्वर सहित। सहित मतलब पैर में, कहते हैं ना पैर पड़े तो पूरा और सिर चढ़े तो आधा, ठीक है। जो सहित में है वो आएगा नीचे वाला, ये वाला प्रकाश, ठीक है। ये किसका है? सहित का। और रहित का क्या है? कर्ण, जो ऊपर आता है, जैसे वर्ण, वर्ण में ही है ना ये किसका है? रहित का। ये किसका है? सहित का। टैट डै ढै के बाद रै का स्वर, मतलब इनके बाद ट्रक, ड्रम, डक, रस्ट, ट्रेन, ये क्या है? स्वर सहित रै वाले रूप, मतलब इनमें स्वर सहित है, रहित नहीं है, ये क्या है? सहित है, ठीक है। और उसके बाद बन गया कृपया, कृष्ण, पितृ, मातृ, तृष्ण, इसमें बड़ी री है। ये मैंने बता रखा है कि ये बड़ी री है। छोटी री और बड़ी री का डिफरेंस होता है ना, वो वाला। कै प्लस री मिल के क्री बनता है, कै प्लस री बन के कृष्ण बनता है, ये री वाले। आई होप सो भाई क्लास आपको अच्छी लगेगी। मैंने कोशिश की है जो भी मेरे नोट्स हैं मैं अच्छे से करा दूँ। फिर भी अगर कोई मिस्टेक मुझसे हो गई हो पढ़ाते टाइम या प्रोनाउंसिएशन में, तो उसके लिए माफ़ कर देना। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया हो, पढ़ाने का जो तरीका है या नोट्स पसंद आए हों, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।